Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study Naxalism or left-wing extremism in India. तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम नक्सलिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, उसका बेसिक्स देखने वाले हैं। तो नक्सल जो वर्ड है वो नक्सलबारी गांव से आया है जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के, और यहीं से ही मूवमेंट शुरू हुई थी नक्सलिज्म की 1967 से चारू मजूमदार और कानू सान्याल के लीडरशिप में। ये लोग वायलेंस को यूज़ करते थे ताकि स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जाए, और कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप्स को भी ये लोग अलग अलग यूज़ करते थे। एक ओवरव्यू यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से माओइज्म की तरफ ये लोग स्प्रेड कर रहे थे अपने मार्च को। तो पीजेंट रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था नक्सलबारी के अंदर। एक खेडूतों का रेजोल्यूशन था, फार्मर्स का। अब वो धीरे धीरे बाद में एक डीप यू बन गया माओइस्ट की थिंकिंग के साथ, और जो लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री में स्प्रेडेड है, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं। बात करते हैं चारू मजूमदार की, तो फादर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट बोला जाता है चारू मजूमदार को। इन्होंने सीपीआई एमएल नाम की पार्टी बनाई थी 1969 के अंदर, और नक्सलबारी को अपराइज किया था। बाद में पुलिस कस्टडी में ये मारे गए थे 1972 के अंदर। दूसरे है जंगल सांथल। ये टॉलेस्ट ट्राइबल लीडर है नक्सली मूवमेंट के, और ये एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट थे। जो भी प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम जंगल सांथल का था। ये बाद में एल्कोहलिक बन गए थे, और जेल से रिहा होने के बाद 1981 में मृत्यु हो गई थी इसकी। फिर गणपति, रियल नाम है इसका मुपल्ला लक्ष्मण राव, जनरल सेक्रेटरी है सीपीआई माओइस्ट पॉलिटिकल पार्टी के, या तो नक्सली पार्टी के, तेलंगाना के रहने वाले। और ये बिलीव किया जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ के किसी जंगल के अंदर रह रहा है। सीपीआई माओइस्ट की बात करते हैं, 2004 में ये सीपीआई माओइस्ट बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि सीपीआई एमएल, पीपल्स वॉर और एमसीसीआई, तीन पार्टी ग्रुप होकर एक सीपीआई माओइस्ट बनी थी। बात करते हैं अभी कानू सान्याल की। मजूमदार के साथ कानू सान्याल भी थे, ये भी एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे नक्सलबारी के अंदर। ये माओ के चेयरमैन को मिले थे जाकर बीजिंग के अंदर। बाद में इन्होंने एनिलिएशन लाइन को रिजेक्ट किया। एनिलिएशन लाइन यानी कि माओ के द्वारा बोला गया था कि वहां पर आप लोग सब कुछ खत्म कर दो, सब तबाह कर दो, लेकिन इस एनिलेशन लाइन को कानून ने रिजेक्ट किया और अपने आप को 2010 के अंदर मार दिया था। टेरर लिंक देखते हैं, सीपीआई माओइस्ट पार्टी का टेरर लिंक कहाँ कहाँ पर है। तो मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप चल रहा है वहाँ पे इनके साथ लिंक है। उसके अलावा फिलीपाइंस और टर्की के अंदर भी जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनकी लिंक्स बिठाई हुई है। वॉर की बात करते हैं तो 100 से ज़्यादा बटालियन हमारी सीएपीएफ की और कई सारी कोबरा टीम हमने डिप्लॉय की है माओइस्ट अफेक्टेड एरिया के अंदर, और स्टेट ने भी अपनी पुलिस फोर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नक्सलबारी ब्लॉक के अंदर क्या क्या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या एजुकेशनल आंकड़े हैं। एग्रीकल्चर पर वहाँ पर पैडी, वीट, मेज, जूट, टी, मस्टर्ड, पोटैटो, टमाटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जिंजर जैसी खाने की चीज़ें उगती है। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो राइस हस्किंग, टी और हॉजरी की वहाँ पे इंडस्ट्रीज है। एजुकेशन के मामले में हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है नक्सलिज्म का इंडिया के अंदर। हम लोग इंडिया में आने से पहले पूरे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से नक्सलिज्म या नक्सल जैसी थिंकिंग वाली जो रिवॉल्यूशन है वो शुरू हुई थी। तो अदर लेफ्टिस्ट मूवमेंट के जैसे ही सारे ग्लोबली ने रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वहाँ से आइडियोलॉजी अपनाई थी। वहाँ पे लेनिन थे, उन्होंने सक्सेसफुली जार के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। कई सारे पीजेंट मूवमेंट हुआ था और आर्म स्ट्रगल भी हुआ था। प्राइम इंटेंट क्या था लेनिन का कि जो एक्सप्लॉइटेड या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके हाथ में पावर दी जाए, और जो गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग का कंट्रोल है वो सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए। लेनिन के रिवॉल्यूशन के सक्सेस के बाद जो रशिया में कई सारी क्लास ऑफ द कंट्री के अंदर, कई सारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग क्लासों ने ये आइडियोलॉजी अपनाई थी। उनमें से प्रोमिनेंट लीडर थे फिडेल कास्ट्रो और माओ जेडोंग। चाइना के अंदर माओ जेडोंग ने इस फिलोसॉफी को यूज़ किया था, और तब से वर्ड का ओरिजिन बना माओइज्म।
माओइज्म डॉक्ट्रिन क्या टीच करता है कि स्टेट के पावर को कैप्चर कर लो आर्म्ड इंसर्जेंस के द्वारा, मास मोबिलाइजेशन के द्वारा या स्ट्रेटेजिक एलियंस के द्वारा। माओ इस प्रोसेस को बोलता है कि ये प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर है, यानी कि लोगों का ही युद्ध है। माओ का स्लोगन था माओइस्ट का कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, यानी कि पॉलिटिकल पावर बंदूक की नोक से ही छीना जा सकता है। नक्सलिस्ट जो है वो फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट लोग हैं और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माओ जेडोंग के टीचिंग से हासिल होती है। नक्सलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन देखते हैं। तो शुरू हुआ था तिबक्का मूवमेंट से। ये पहला कम्युनिस्ट मूवमेंट था, वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था 1946, आज़ादी के जस्ट एक साल पहले। ये मूवमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि लैंड रेवेन्यू को कम करना था 1/2 से लेकर 1/3। ये मूवमेंट वायलेंट बन गया था जब फार्मर्स ने हथियार उठा लिए थे अपने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। फिर तेलंगाना मूवमेंट हुआ था। तेलंगाना के लोगों ने 1946-51 के बीच में ये मूवमेंट लड़ा था निज़ाम रूल के अगेंस्ट में, निज़ाम का जो एट्रोसिटी था उसके अगेंस्ट में। फिर 1959 के अंदर किसान सभा हुआ था सीपीआई के द्वारा। इनफॉर्मल पीजेंट मूवमेंट बोला गया था इस किसान सभा को, और इनका इंटेंशन क्या था, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है फार्मर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 1962 के अंदर, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब मेजर जो सीपीआई लीडर्स थे वो लोग इस युद्ध को इस नज़र से देख रहे थे कि ये युद्ध जो है वो सोशलिस्ट कंट्री जैसे कि चाइना और कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे कि इंडिया के बीच में है, दो आइडियोलॉजी के बीच में है, और इसीलिए इन लोगों ने चाइना के कॉज को सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में इनका मास अरेस्ट किया गया था। ये लोग एज अ खुफिया एजेंट भी काम कर रहे थे चाइना के लिए और हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे। 1964 के अंदर पार्टी के अंदर बंटवारे होने लगे थे। पार्टी के अंदर अंदर लीडर्स कई सारे वो अलग अलग विचारधारा में डेवलप होने लगे। कुछ लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक स्टेट बने कम्युनिस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट। कम्युनिस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, आर्म स्ट्रगल करना स्टेट के खिलाफ। लेकिन आधा भाग इसका क्या बोल रहा था इस सीपीआई पार्टी के, कि हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स अपनाएंगे और इलेक्शन वगैरह करेंगे और हमारा अधिकार लेंगे। और इसके चलते फाइनली जो पार्टी है वो स्प्लिट हो गई 1964 के अंदर, और नई पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। 1967 ने इस सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और एक कोलिजन की सरकार बनाई यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के साथ, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पार्टी के साथ वेस्ट बंगाल में। इससे क्या हुआ कि काफी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हुआ था पार्टी के यंग कैडर्स के बीच में, जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही थी। और जो विजनरी चारू मजूमदार थे उन्होंने एक्यूज किया इस सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी को कि ये रिवॉल्यूशन को भंग कर रहे हैं हमारे। फिर किस तरह से नक्सलबारी अपराइजिंग हुआ था, तो 25 मई 1967 के अंदर एक रेबेल हुआ था चारू मजूमदार की लीडरशिप में। पेजेंट्स को बहलाया फुसलाया गया और नक्सलबाड़ी गांव के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में एक वायलेंट एक्टिविटी करवाई गई पीजेंट्स के द्वारा। उसके बाद सीपीआई एम की जो पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पार्टी के साथ, उन्होंने इस अपराइजिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया। 72 दिन तक ये पूरी जंग चढ़ी, ये लड़ाई चल रही थी। फिर उसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर और 9 आदिवासी मारे गए थे। ये इंसिडेंट बाद में पूरे भारत में फैलने लगा और इस तरह से नक्सलिज्म बॉर्न हुआ। जो स्प्रेड और ग्रो है नक्सलिज्म का इंडिया के अंदर, वो हम लोग 3 फेजेस के अंदर या 3 स्टेजेस के अंदर देखेंगे। फर्स्ट फेज था नक्सलिज्म का 1969 के करीब। तो जब क्रैकडाउन किया था सरकार ने अपने फर्स्ट फेज के अंदर नक्सलवारी विलेज के अंदर, तो वहाँ के जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने आर्म स्ट्रगल डिक्लेयर किया स्टेट के अगेंस्ट में। चारू मजूमदार लीडर था। एक नई पार्टी बनाई उसने सीपीआई एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 1969 में, और वो मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस किससे था, डीपली बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चारू मजूमदार के मृत्यु के बाद सीपीआई एमएल सेंट्रल लीडरशिप से अलग हो गया। सेंट्रल लीडरशिप थी चारू मजूमदार की, तो जब लीडर चला गया तो पार्टी बाद में वीक होने लगी थी
और फाइनली पार्टी ने रीबॉर्न किया सीपीआई एमएल लिबरेशन के नाम पर 1974 में। ये मूवमेंट बाद में और सीवियर हुआ था। इमरजेंसी के दौरान पर क्या हुआ कि 40,000 इस सीपीआई एमएल लिबरेशन के कैडर को जेल में पहुंचा दिया गया था 1975 में। और ये था फर्स्ट फेज नक्सलिज्म का जस्ट इमरजेंसी के पहले। सेकेंड फेज के अंदर स्टेडी ग्रो हुआ नक्सलिज्म का, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर स्प्रेड होने लगा। अगेन ये मूवमेंट खड़ा हुआ, वायलेंट हुआ, पिछले मूवमेंट से ज्यादा, फर्स्ट फेज से ज्यादा वायलेंट था जो इमरजेंसी के बाद शुरू हुआ था। अपना बेस ये लोग बढ़ाते रहे थे प्रोटेक्टेड वॉर के स्ट्रेटेजी के नाम पर। वेस्ट बंगाल से निकलकर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो फैलने लगा। सीपीआई एमएल आंध्र प्रदेश के अंदर बेस बना दिया और पार्टी कन्वर्ट हो गई थी पीपल्स वॉर ग्रुप के अंदर, जिसको पीडब्ल्यूजी बोला जाता है 1980 के अंदर। और कई सारी हैवी कैजुअलिटी की थी और पुलिस पर्सनल भी मारे गए थे, बिकॉज इन लोगों ने काफ़ी वायलेंट जो ड्राइव है वो शुरू किया था। साइमल्टेनियसली माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एमसीसीआई पार्टी बनी थी बिहार के अंदर, और वो काफ़ी मजबूत पार्टी बनी थी। और बिहार के अंदर इन लोगों ने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स और अपर कास्ट के लोगों को मारना शुरू कर दिया लार्ज स्केल पर। फिर थर्ड स्टेज आता है 2004 के अंदर। इस समय पर जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है पीडब्ल्यूजी और बिहार की जो पार्टी है एमसीसीआई, वो दोनों मर्ज हो गई और नाम बना सीपीआई माओइस्ट, जिसको हम सीपीआई एम बोलते हैं। ये मेजर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी इंसिडेंट्स, वायलेंट इंसिडेंट हुए, जितने भी सिविलियंस या सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए इस मूवमेंट में, तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल है सीपीआई माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट को बाद में शेड्यूल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत लिस्ट में डाला गया यूएपीए एक्ट 1961 के तहत। 13 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमारे कंट्री में अभी ऑपरेट कर रही है तकरीबन। ये जो मूवमेंट की कैपेसिटी है उसको चैलेंज किया गया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ अपनी ड्राइव चला रहे हैं, वायलेंस इरप्ट कर रहे हैं, कैजुअलिटी कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि 2010 के अंदर दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन लोगों ने 76 सीआरपीएफ आर्मी वालों को मार दिया था। तो देखिए कितना घातक ये बनता जा रहा था। 2013 के अंदर ये मूवमेंट ने इंटरनेशनल हेडलाइंस में अपनी पकड़ जमाई जब नक्सलियों ने 27 लोगों को मारा था, उसमें से कुछ हाई लेवल पॉलिटिशियंस थे। सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ये मामला हुआ था। लेकिन सिर्फ वायलेंस ही यार्डस्टिक नहीं है माओइस्ट एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए। माओइस्ट क्या कर रहे हैं, अपना इंडोक्ट्रिनेशन या कंसोलिडेशन जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड कर रहे हैं हथियार के बिना भी। जैसे कि भील और गौंड ट्राइब्स डोमिनेटेड एरिया के अंदर ये क्या कर रहे हैं कि लोगों को बहला रहे हैं, इमोशनली उनके साथ अटैच करके अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर रहे हैं। फिर गोल्डन कॉरिडोर जो हमारा पुणे से लेकर अहमदाबाद, ये भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नक्सली आइडियोलॉजी से प्रभावित हो चुका है। फरवरी 2019 के डेटा के हिसाब से 90 डिस्ट्रिक्ट 11 राज्यों के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या तो नक्सली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक। एस्टिमेटेड 40,000 लोग इसमें शामिल है, और ये लोग बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को हानि पहुंचा रहे हैं या तो मार रहे हैं, और उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस को भी एज अ बैरियर कर रहे हैं। यानी कि जितना भी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वास्ट मिनरल रिच एरिया के अंदर, तो उसमें अड़चने भी ला रहे हैं। हमारा मिनरल रिच एरिया कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ये नैरो कंटिन्यूस स्ट्रिप है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर पास होती है। जुलाई 2016 के अंदर सरकार ने प्लान बनाया कि हमको जो नंबर है माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट उसको कम करना है 1/5 तक, या तो 5वें भाग तक कम करना है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वायलेंस प्रोफाइल बन गई थी और कई सारे वायलेंस हो रहे थे। लॉजिस्टिक या जो भी सपोर्ट मिल रहा है माओइस्ट कैडर को सिंपैथाइजर के तौर पर, या सिंपैथाइजर जो होते हैं उनके सहानुभूति वाले, ये लोग जो लॉजिस्टिक या पैसा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो ग्राउंड वर्कर्स जो उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये सब खत्म करना है और एक पॉजिटिव चेंज लाना है डेवलपमेंट करके उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
और नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को कम करना है। वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था दंडाकारण्य रीजन। ये रीजन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। माओइस्ट वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, पैरेलल जुडिशरी भी चला रही है इस दंडाकारण्य रीजन के अंदर। दंडाकारण्य रीजन अगर आपने रामायण देखी हो तो वहां पे भी दंडाकारण्य रीजन का जिक्र किया हुआ है। श्री राम भगवान को बोला गया कि दंडाकारण्य रीजन में कई सारे राक्षस है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है वो एरिया। तो आज भी देखिए उस समय तो भगवान श्री राम ने उस एरिया को राक्षसों से मुक्त कर दिया था और आज नक्सलवाद वहाँ पे बैठा है। ये मैप के ज़रिए आप जानिए कि कहाँ कहाँ पर नक्सली फैले हुए हैं। जो रेड एरिया है वहाँ पे हाईली अफेक्टेड नक्सलिस्ट मूवमेंट चल रही है। येलो के अंदर मॉडरेटली अफेक्टेड है और ग्रीन मार्जिनली अफेक्टेड। मार्जिनली अफेक्टेड यानी कि आइडियोलॉजी के थिंकिंग वाले लोग वहाँ पर मौजूद है लेकिन वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही। ये डेटा देखिए 2001 से लेकर 2016 तक। 2001 में अप्रॉक्स 1200 केस थे। 2009 के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा केस 2009 में आए थे 2258 और उसको बाद में रिड्यूस करते करते 2016 में करीबन 1048 इंसिडेंट्स हुए। ये 2019 का डेटा है। इसके अंदर स्टेट्स को कंपेयर किया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट्स में जो ऑलरेडी नक्सली अफेक्टेड है और कहाँ कहाँ पे वहाँ पे एक्टिविटी हुई है। इस ग्राफ के ज़रिए देखिए जो पिंक या पर्पल कलर है वो है इंसिडेंट्स हुए वो। येलो ऑरेंज के स्क्वायर के अंदर है सिविलियन कितने मारे गए और ब्लू के अंदर है कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। हर एक स्टेट का लिया हुआ है। 2019 के अंदर एक भी वायलेंट केस नहीं हुआ था वेस्ट बंगाल में जहाँ से नक्सलिज्म शुरू हुआ था। इस चार्ट के अंदर आपको दिखेगा कि कितने नक्सलाइट्स को हमने अरेस्ट किया और कितने मारे। तो सबसे ज़्यादा हमने बिहार में अरेस्ट किया और सबसे ज़्यादा मारे गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर। मोडस ऑपरेंडी की बात करते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में हमने मोडस ऑपरेंडी देखा था, कश्मीर के अंदर आईएसआई की क्या है। सिमिलर तरीके से इन लोगों की क्या मोडस ऑपरेंडी है। सबसे पहला है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो माओइस्ट क्या करते हैं, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ करती है। जैसे कि रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट हुआ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन हुआ, तो बच्चों का और दूसरे आम जनता का सहारा लेती है और एक ऑर्गेनाइजेशंस बनवाती है ताकि लोगों की सिंपैथी गेन की जाए उनके द्वारा। सपोज कोई भी अगर स्टूडेंट हड़ताल करता है अपना कोई भी इशू को लेकर, तो बट ऑब्वियस है हमारी सिंपैथी उनके साथ होगी और धीरे धीरे मेंटली हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। ये लोग किस तरह का मुद्दा लाएंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तो ये प्रोपेगेंडा बाद में चलाएंगे जहाँ पे इन लोगों को नक्सली अफेक्टेड हमले करवाने हो। फिर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं ये लोग। पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके पास, बड़े बड़े टाउन्स के अंदर, नेशनल कैपिटल्स के अंदर मशीनरी काम कर रही है। कुछ मीडिया का भी सपोर्ट से इनके पास, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी इसको सपोर्ट करती है कुछ पैसों के पीछे। फिर टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन भी चलाते हैं। मार्च से लेकर जुलाई तक, अर्ली मानसून तक ये लोग इस तरह की ड्राइव चलाते हैं। इस ड्राइव में ये लोग सिक्योरिटी क्या करते हैं, हमला करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस बाद में उनके काउंटर में बिजी हो जाती है। पीछे ये लोग क्या करते हैं, अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाती है ताकि किसी को पता ना चले। फिर फ्रेश स्ट्रेटेजी ऑफ माओइस्ट। अब ये लोग जंगल से निकलकर अर्बन एरिया में आ रहे हैं ताकि नॉन पीजेंट क्लास और सोशल ग्रुप्स की भी दिल वो लोग जीत ले और अपने अंदर शामिल करें। माओइस्ट ने कई सारे मर्डर किए और हिरासत में भी ले लिए उन लोगों को जो इन लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मर हो गए और सरकार को हमारी खुफिया जानकारी दे रहे हैं। अब इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ क्या लिंकेजेस है। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताया है और ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में भी लिंकेजेस हमने देखी थी। तो यहाँ पर भी उसी तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट वालों को या नक्सलवादियों को एक्सटॉर्शन से पैसा मिलता है सरकारी प्रोजेक्ट से, और उसके साथ जो उस एरिया के अंदर कॉर्पोरेट कंपनी मौजूद है उनसे भी एक्सटॉर्शन मनी लेती है, प्रोटेक्शन मनी लेती है कि आपको यहाँ पे काम करना है तो प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे। और ये एरिया जो है वो मिनरल रिसोर्स वाला है, काफ़ी रिच मिनरल वहाँ पर है और इसका भी ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं। उसके अलावा ये लोग किडनैपिंग और किलिंग भी करती है ताकि टेरराइज
कर सके उस एरिया को, डर का माहौल पैदा कर सके, क्योंकि डर का माहौल होगा तो ही लोग एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी वगैरह देंगे। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के राइज और स्प्रेड के पीछे? सबसे पहला है जल, जंगल और जमीन। लिंकेजेस बिटवीन एक्सट्रीमिज्म एंड डेवलपमेंट के बीच में भी हमने जब सीरीज चलाई थी, वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें भी हमने जल, जंगल, जमीन की बात की थी। डिटेल में देख लो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहला है कि लैंड सेलिंग लॉज का इवेजन होना। लैंड सेलिंग लॉज में लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा कोई भी लैंड नहीं रख सकता, लेकिन आपको पता है बड़े बड़े लोग कितनी सारी ज़मीन लेकर बैठे और कई सारे लोग जो है वो लैंडलेस बैठे हैं। फिर गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड का इंक्रोचमेंट होना, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स का सही से रेगुलेशन ना होना, लैंड एक्विजिशन किया जाता है सरकार के द्वारा लेकिन उसका एप्रोप्रिएट कंपेंसेशन या रिहेबिलिटेशन नहीं किया जाता, जो पुराना ट्राइबल्स का और फॉरेस्ट का रिलेशनशिप है उसको भी डिस्टर्ब होना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जंगल में या तो उसके आसपास रहने वाले लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। फिर है डेवलपमेंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, एजुकेशन ना होना, पुअर हेल्थ फैसिलिटी होना, तो ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। फिर है सोशल एक्सक्लूजन एंड एलिनेशन। सोशली भी ये लोग एक्सक्लूड रहते हैं और एलिनेटेड रहते हैं। किस तरह से? उनका ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है, डिग्निटी ऑफ लाइफ एब्यूज़ होती है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से ये डिस्कनेक्टेड है, गवर्नमेंट से ये डिसकंटेंट है, ठीक है, सरकार के खिलाफ ये लोग खड़े रहते हैं, सरकार का काम इनको पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? तो ये गवर्नेंस डेफिसिट में पता चलेगा। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं होता, इल ट्रेंड या पुअरली मोटिवेटेड लोग वहाँ पर काम करते हैं सरकारी दफ्तरों में, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन काफ़ी होता है सरकारी स्कीम के अंदर जो इन लोगों के लिए बनी हुई है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है स्पेशल लॉज का वहाँ पर, सेटिस्फैक्टरीली वर्क नहीं करती वहाँ की लोकल सरकार। तो और भी कई सारे कारण हैं। आपको और भी नए कारण दिखे, आप करंट अफेयर्स फॉलो करो तो उस रीजंस को, फैक्टर्स को आप ऐड करते जाइए यहाँ पर। नक्सलाइट मूवमेंट द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, ऐसा 2009 के अंदर मनमोहन सिंह ने बोला था। और इसकी क्या असर होती है? तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स में, क्योंकि ये जो नक्सली मूवमेंट है या तो नक्सलवादी ग्रुप है, उनका लिंकेजेस है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दूसरे देशों के साथ। इससे क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स जो इंडिया का दूसरे देशों के साथ है वो इम्पैक्ट करता है। इस सब के अलावा इकोनॉमी पे भी असर पड़ती है, सिटीजन्स पे भी असर पड़ता है और रूल ऑफ लॉ पे भी असर पड़ता है। अब इनके साथ डील करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? हम लोग उनको गोली मारकर या हमला करके मार सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्योंकि कई सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि हमारे ही लोग उसमें शामिल है। ये लोग क्या कर रहे हैं? माओइस्ट थिंकर्स या लीडर्स हमारे लोकल पीजेंट्स, ट्राइबल्स को बहला फुसला के अपनी आर्मी में शामिल कर देते हैं और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस फोर्स के अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। तो हम लोग हमारे सिटीजन्स को कैसे मारे? दूसरा है कि ये लोग एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर एक्सपैंड कर लेते हैं। जब भी कोई हार्ड कॉम्बैट होता है किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, जैसे कि इस एरिया के अंदर हमने एक हार्ड कॉम्बैट किया, यानी कि आर्मी ने आकर यहाँ पर हमला किया बिकॉज ये एरिया नक्सलियों से भरा हुआ है। तो नक्सली क्या कर रही है? यहाँ से निकलकर पास वाले एरिया में जाके छुप जाता है। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा, जो एंटी स्टेट फोर्सेस है उनके साथ एसोसिएशन इन लोगों का बढ़ जाता है। ये नक्सलियों के साथ दूसरे फोर्सेस भी जुड़ जाते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में है। फिर नक्सली एक्टिविटी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है, अलग अलग देश के माओइस्ट ग्रुप इनके साथ जुड़े हुए और मदद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के साथ डील करने के लिए, और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट्स भी है नक्सलियों के पास, ताकि ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके कि सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, किस तरह से हम लोगों को बचाए, किस तरह से हम खुद भी बचे। सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म्स को एड्रेस करने के लिए? क्या क्या सरकार ने अभी तक किया है? सरकार ने सीपीआई माओइस्ट को बैन किया यूएपीए एक्ट के तहत, मदद दी है नक्सली प्रभावित राज्यों को, एक्शन प्लान बनाया है,
इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को और मजबूत किया, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया। बिकॉज क्या हुआ था, जब आंध्र प्रदेश में ये ड्राइव चली थी नक्सलियों को भगाने की, तो नक्सली उस स्टेट से निकलकर पड़ोसी देश में जाकर छुप गई थी, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। मीडिया प्लान, फिर एक सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी हमने अपनाई थी। इस पॉलिसी में जो नक्सली कैडर है उसमें जो हमारे लोग शामिल है उनको बोला गया कि आप सरेंडर कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है और रिहेबिलिटेशन किया जाता है और उनके परिवार की भी मदद की जाती है। रोशनी स्कीम लॉन्च की थी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा। ये सब हम लोग डिटेल में और एक्स्ट्रा देखेंगे आगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सक्सेस स्टोरी क्या रही नक्सलियों को ख़त्म करने के पीछे, कहाँ कहाँ पर हम लोग सक्सेस हुए थे और किस तरह से हुए थे। पहले हम बात करते हैं संदेश ब्लॉक के बारे में जो बिहार का है। यहाँ पर ग्रेजुअली नक्सलियों को एलिमिनेट किया गया था। कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है इस ड्राइव के अंदर नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पर पंचायती इलेक्शन करवाए गए थे बिहार के। इससे क्या हुआ, जो नक्सली लीडर्स है और जो लोकल कम्युनिटी है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, सोशल प्रेशर बढ़ा। जो नक्सली के अंदर शामिल हुए थे वहाँ के लोकल लोग, उनके ऊपर सोशल प्रेशर बना और बोला कि अब आप खेती में ध्यान दीजिए, सरकार आपकी मदद कर रही है, अब तो इलेक्शन भी हुआ है, हमारे पास सरपंच भी है। और साथ साथ में इनको ये भी सोशल प्रेशर दिया गया कि आप नक्सलियों का सहारा छोड़ दो, और इस तरीके से वहाँ से नक्सल को हमने ख़त्म किया। फिर आज द्वार प्रोजेक्ट जहानाबाद के अंदर बिहार में, इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 नक्सली अफेक्टेड पंचायत या तो गांवों को जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बिहार के, डेवलपमेंट एक्टिविटी के द्वारा नक्सलियों को ख़त्म किया गया। वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया था सीमेंट लाइन का, रोड को बनाया, ड्रेनेज सिस्टम बनाए, बिल्डिंग बनाई, स्कूल, आंगनवाड़ी, इंडिविजुअल टॉयलेट्स, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने लगे बड़े पैमाने पर। और इस तरीके से नक्सली वहाँ पर डिफीट हुआ और एलिमिनेट किया हमने नक्सलियों को डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू। ये एक नया सोशल ऑर्डर हमने बनाया और इस तरह से हमने वहाँ के लोगों के दिल को जीता था। फिर आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड मॉडल, आंध्र प्रदेश ने किस तरह से अपने स्टेट के अंदर से नक्सलियों को भगाया। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि फाइटिंग तो की, फोर्सेस को तो उनके अगेंस्ट में डिप्लॉय किया, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, सरेंडर स्कीम भी लॉन्च की कि आप सरेंडर करिए, हम आपका रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपके परिवार को रोजगार देंगे और परिवार का सहारा करेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या था, पुलिस लीडरशिप का कल्चर अपनाया। पुलिस को बोला गया कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करिए, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाइए, बिकॉज पुलिस की इमेज अच्छी होगी तो इजीली अपनी प्रॉब्लम्स गांव वाले पुलिस के साथ शेयर करेंगे। वहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के लोकल टेरेन के बारे में हम नॉलेज ले ताकि नक्सलियों को हम भगा सके या तो हमला कर सके। पुलिस के अच्छे काम को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि दूसरे पुलिस भी मोटिवेटेड हो और अच्छा काम करे। लोकल इंटेलिजेंस का सहारा ले, सरेंडर स्कीम से जो लोग वापस आ गए थे नक्सलियों का साथ छोड़कर, तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे या तो किया हुआ था लोकल इंटेलिजेंस के तौर पर, ताकि नक्सली कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, तो इस ऑपरेशन में हम पता लगा पाए। ग्रास रूट लेवल पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एंटी नक्सल ऑपरेशन के अंदर, जो आंध्र प्रदेश ग्रेहाउंड मॉडल में हमने देखा था। रीसेंट स्टेप क्या थे सरकार के, मौजूदा सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो सरकार ने नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान अपनाया ताकि मल्टी प्रोलन स्ट्रेटेजी हम अपनाएं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, राइट्स, एंटाइटलमेंट लोकल कम्युनिटी का हर तरीके से वहाँ पर काम हो। पहली स्कीम है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, SRE। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत हम पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करते हैं। 3 साल की ये स्कीम है, 2020 तक चलने वाली। दूसरी है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, जो 30 ज़्यादा प्रभावित एरिया है नक्सलियों के, वहाँ पर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया। ये सब स्कीम है इस अम्ब्रेला स्कीम की जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स की बात करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है SCA का, कि जो क्रिटिकल गैप्स है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या सर्विसेज में, उसको फिलअप किया जाए। तीसरी स्कीम है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए नक्सली अफेक्टेड एरिया के अंदर और कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट भी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। फिर है सिविक एक्शन प्रोग्राम,
ये भी सब स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम के अंदर, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है पहली वाली हमने जो पढ़ी। इस स्कीम के तहत फंड को रिलीज किया गया सीएपीएफ के लिए, और डिप्लॉय किया गया उन लोगों को नक्सली अफेक्टेड एरिया के अंदर, और कई सारे सिविल एक्टिविटीज़ करवाने के भी काम किए गए ताकि वहाँ के लोगों का वेलफेयर हो। फिर है मीडिया प्लान, जो हमने पहले भी देखा था। ये भी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आती है, सब स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं, रेडियो जिंगल्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं कि किस तरह से आप सरकार के साथ जुड़ेंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे तो आपका उद्धार होगा, नक्सलियों का साथ छोड़ देंगे तो किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आएगा पॉजिटिव तरीके से। फिर रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 और 2 हमने लेकर आए थे ताकि नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन हो। 2 अलग अलग फेज में लॉन्च किया गया। फिर LWE मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो नक्सली अफेक्टेड एरिया के अंदर, तो हमने मोबाइल टावर भी लगाए ताकि वहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी का भी आनंद मिले। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये टास्क बनाया, मॉनिटर किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, और 35 नक्सली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को इसमें डाला कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो नक्सली प्रभावित है और वो किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं और नक्सलियों को ग्रेजुअली खत्म कर रहे हैं, ताकि एक एस्पिरेशन ली जाए। फिर एक पॉलिसी थी समाधान, इस सरकार ने लॉन्च किया। सरकार क्या बोल रही है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम है वो बुलेट के थ्रू सॉल्व नहीं होगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है नक्सलियों को ख़त्म करने का। हमको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी अलग अलग लेवल पर, और सारे प्रॉब्लम्स का उस हिसाब से सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटेजी का नाम है समाधान। S यानी कि स्मार्ट लीडरशिप, A यानी कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, M यानी कि मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A यानी कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D यानी कि डैशबोर्ड बेस्ड KPI एंड KRAs, H यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A यानी एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड N यानी कि नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इन सबको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं समाधान को। सबसे पहले है स्मार्ट लीडरशिप। नक्सली अफेक्टेड एरिया के अंदर हम लोग स्मार्ट लीडरशिप लाएंगे, भले ही कितना ही एडवर्सिटी हो, वहाँ के पुलिस और जवान्स को हम एंथुसियाज करेंगे, और हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से वो वहाँ के लोगों के दिल को जीते। सेंट्रल फोर्स और पुलिस फोर्स को बोला गया कि एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के तहत स्मार्ट लीडरशिप का काम वहाँ पर करें। फिर आती है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। राजनाथ सिंह ने जब ये समाधान लॉन्च किया तब बोला कि हमको एनालाइज करना पड़ेगा इंसिडेंट्स को जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का हैवी लॉस हो रहा है। आज हमको ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इस इवेंट से बचें। क्या हमको तब एक्शन लेना चाहिए जब इवेंट हो जाए, क्या हमको प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए? तो ये सब सवाल राजनाथ सिंह ने एक्सप्लेन करते हुए बताया था, और बोला कि हमको एक एग्रेसिव थिंकिंग की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करो और अलग अलग थिंकिंग करो। तो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक तरफ डेवलपमेंट करो, एक तरफ ड्राइव चलाओ, एक तरफ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। तो स्ट्रेटेजी हम अपनाते जैसे कि आंध्र प्रदेश में किया था। उसके अलावा मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। राजनाथ सिंह ने बोला कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका एफिशिएंटली हमको यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे दुश्मनों के पास कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। हमको फोकस करना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग के ऊपर, और उनको एडिक्वेट फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ के लोकल लोगों का कल्चर और लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा ताकि उन लोगों के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशन बनाए और वहाँ के लोग हमको सपोर्ट करें। फिर आता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। जो भी सरेंडर्ड कैडर है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के, उनको हम लोग यूज़ करेंगे इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। इसको हम बोल रहे हैं शैडो इंटेलिजेंस ऑफिसर, ताकि हम लोग ट्रेस कर पाए और टारगेट कर पाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या नक्सलियों को। फिर KPI और KRA के डैशबोर्ड। इसके अंदर जो भी स्टेट पुलिस या सेंट्रल फोर्स नक्सलियों को ख़त्म करने के पीछे काम कर रही है, और इनका परफॉर्मेंस वगैरह जो है इस डैशबोर्ड पर हम लोग डालेंगे ताकि उनको और मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे।
फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए राजनाथ सिंह ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ड्रोन्स का उपयोग करेंगे, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, सैटेलाइट इमेज, ये सब हम उस एरिया के अंदर यूज़ करेंगे। हथियारों की चोरी ना हो उससे बचने के लिए हम लोग हमारे हथियार के ऊपर ट्रैकर लगाएंगे, बायोमेट्रिक्स यूज़ करेंगे और एक यूनिक आईडी नंबर यूज़ करेंगे एक्सप्लोजन के लिए। फिर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, जितने भी डिफरेंट स्टेट्स है नक्सलियों से अफेक्टेड, उससे फाइट करने के लिए हमें मल्टीपल फ्रंट के ऊपर अलग अलग सेपरेट प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हर रीजन का अलग रिक्वायरमेंट और अलग प्लान होना चाहिए। और लास्ट में है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये समाधान लॉन्च करते समय बोला गया था कि जब फाइनेंस ही नहीं होगा तो ये लोग कैसे हथियार खरीदेंगे, कैसे फूड खरीदेंगे, कैसे एम्यूनिशन खरीदेंगे। तो हमारा बेसिक मंत्र क्या होना चाहिए? फाइनेंस को रोको उनके। जो 9/11 इंसिडेंट था वो इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, वो इमेजिनेशन का फेलियर था। हम इमेजिन नहीं कर पाए कि किस तरीके से बड़ा हमला हो सकता है अगर उनको लगातार फाइनेंस मिलता रहेगा। तो हमको आउट थिंक करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इंडिया से। बात करते हैं हम लोग कमांडो बटालियन की, कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये स्पेशलाइज्ड टुकड़ी है सीआरपीएफ के अंदर। इनकी प्रोफिशिएंसी किसमें है कि ये लोग गोरिल्ला टैक्टिक्स जानते हैं और जंगल वॉरफेयर जानते हैं। ओरिजिनली इनको इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि ये लोग नक्सलाइट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। कोबरा को हमने डिप्लॉय किया इंसर्जेंट ग्रुप की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ने के लिए। करंटली 10 बटालियन है हमारे पास कोबरा की, और कोबरा जो है वो इंडिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुली लॉ एनफोर्समेंट यूनिट है हमारी। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कोबरा बटालियन को। अब जानते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में। ऑपरेशन ग्रीन हंट के अंदर हमने क्या किया, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और स्टेट फोर्सेस ने मिलकर नक्सलियों को खत्म करने के लिए ड्राइव चलाई थी। ये न्यूज़ में आया था 8 जनवरी 2016 में, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो चुका था नवंबर 2009 में 5 राज्यों के अंदर जो रेड कॉरिडोर है। लेकिन ये न्यूज़ में कब आया? जब माओइस्ट ने 2 दिन का बंद ऐलान किया था और अपोज किया था सरकार को नौपदा, मलकानगिरी और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ओडिशा के। ये जो टर्म है ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिया था। ये सबसे पहली सक्सेसफुली ड्राइव थी जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के अगेंस्ट में। बाद में इस टर्म को बार बार यूज किया गया मीडिया के द्वारा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन को बताने के लिए। फिर आता है साल्वा जुदुन। क्या होता है साल्वा जुदुन? इसका मीनिंग है पीस मार्च या तो प्यूरिफिकेशन हंट। गोंडी लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है साल्वा जुदुन। इसमें हम लोग क्या करते थे, मिलिटिया या मिलिशिया हम बनाते थे मोबिलाइज्ड तरीके से। मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या किया, नक्सलियों को खत्म करने के लिए या नक्सल के वायलेंस को खत्म करने के लिए उस रीजन के अंदर मिलिशिया खड़ी की। मिलिशिया यानी कि लोकल ट्राइबल यूथ को खड़ा किया, उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया गया छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि नक्सल भी क्या कर रहे हैं, वहाँ के गांव के लोगों को ही खड़ा कर रहे हैं, उनको बहला के फुसला के कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, ताकि आप अपनी ओर से राज कर सके। स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। हमने देखा कम्युनिस्ट थिंकिंग वाला क्या चाहता है कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सरकार नहीं होनी चाहिए, और कई सारे बात बताकर उनको बहलाकर अपने फोर्स में शामिल कर देते हैं और इन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं हमारी आर्मी के अगेंस्ट में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्या किया कि लोकल ट्राइब्स को ही खड़ा कर दिया अपनी सरकारी आर्मी के अंदर, मिलिशिया के अंदर, ताकि क्या होगा कि लोकल इस तरफ का आदमी उस तरफ के आदमी को नहीं मारेगा, ये सोचेगा ये तो मेरे गांव का ही आदमी है, किस तरह से मारूं। ठीक है, तो वहाँ के जो नक्सलियों के जो ट्रूप्स है वो इमोशनली इसी तरह से हार जाएंगे, बिकॉज ये लोग क्या करेंगे, क्या चाहेंगे कि हम हमारे आदमी के खिलाफ क्यों जंग लड़े। लेकिन इस पूरे मिलिशिया को आउटलॉ बताया गया और बैन करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स के द्वारा। लेकिन अभी भी ये सलवा जुदुन कंटिन्यू है, लेकिन अलग रूप में। इसको बोला गया आर्म्ड ऑक्सिलरी फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप या तो विजिलेंट ग्रुप। अलग अलग लॉ बनाकर, अलग अलग फोर्सेस बनाकर इन लोगों को शामिल कर दिया गया।
ताकि कोई थर्ड पर्सन समझ के ये लोग एग्रेसिवली हमला ना कर सके नक्सली। सलवा जुदूम मोबिलाइज हुआ था 2005 में। इसको लाया गया था लेट कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा ने, जो 2013 में मारा गया था नक्सलियों के द्वारा। महेंद्र कर्मा ने क्या किया, सलवा जुदून को या तो इस मिलिशिया को अलग अलग पार्ट्स में डिप्लॉय किया था छत्तीसगढ़ में। जो इस आइडिया के फेवर में थे उन्होंने बोला कि ये जो जुदून है वो स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग है ट्राइबल लोगों का माओइस्ट के अगेंस्ट में बस्तर रीजन के अंदर। और इस तरह से देखो कि बस्तर रीजन जो पहले सबसे ज़्यादा प्रभावित था 2009 के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह ने बोला कि सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया का है नक्सलिज्म, और किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर को नक्सल फ्री कर दिया। आज आप बस्तर में जाकर घूम सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और ये जुदून जो है नक्सल को ख़त्म करने के लिए उस रीजन के अंदर हेल्प किया। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब तक तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमने नक्सलिज्म को काफ़ी कंट्रोल किया है। पिछले कई सालों के अंदर आपने नक्सलियों के द्वारा बड़े हमले नहीं सुने होंगे, छोटे मोटे हमले होते हैं, और उसका बखूबी से हमारी फोर्स मुकाबला कर रही है, काउंटर कर रही है। तो हमको और क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। जहाँ पर डेवलपमेंट होगा वहाँ पर लोग इन फालतू लोगों की बातों में नहीं आएंगे। फिर है सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उन लोगों की रक्षा करना और नक्सलियों को काउंटर करने के लिए। फिर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, वहाँ पे जो आदिवासी है या तो जो लोकल लोग हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है समझना और उनके बेटरमेंट के लिए काम करना। और भी कई सारे मेजर्स ले सकते हैं, ट्राइबल की साइकोलॉजी समझना और उनके कंसर्न को एड्रेस करना। और पॉलिसी के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जिस तरह से नक्सली अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, हमको भी उनके रिस्पॉन्स में पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम नक्सलियों को पूरा ख़त्म कर पाएंगे। जो रेड टेरर यहाँ पर है हमारे इंडिया में, वो ख़त्म कर पाएंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे जो डाउट्स हैं नक्सली के बारे में या नक्सलिज्म को लेकर आपको क्लियर हुए होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, कोई सजेशन हो फिर तो भी आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।